हेलो एवरीवन। मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं सीजीपीएससी स्टडी चैनल में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश क्राउन या ताज के अधीन भारत का संवैधानिक विकास। ये अध्याय एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय संविधान में लगभग 70% अधिनियम इसी भाग से ही लिया गया है, इसी अध्याय से ही लिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है एग्जाम की दृष्टि से। जितने भी एग्जाम से हैं, जितने भी पीएससी पीसीएस एग्जाम से हैं, उसमें यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ये अध्याय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अध्याय आधुनिक भारत का इतिहास और इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान दोनों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए भी ये अध्याय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ याद करते चलेंगे, इसे मुंह से बोलते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का संवैधानिक विकास। 1857 की क्रांति से पहले ब्रिटिश संसदों के द्वारा नियम बनाया जाता, जिसे एक्ट कहा जाता था, और इस नियम को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में लागू किया जाता था। 1857 की क्रांति हुआ, अब भारत में सीधे ही ब्रिटिश संसदों के द्वारा शासन किया जाने लगा। इसे ही कहा गया ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के अधीन भारत में शासन। तो चलिए देखते हैं। पहला, भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 में भारत में क्रांति हुआ। ये क्रांति ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ। तो ब्रिटिशों को लगने लगा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा देना चाहिए और सीधे ही ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में शासन करना चाहिए, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और अब भारत में शासन सीधे ही ब्रिटिश क्राउन के अधीन होने लगा। तो अब भारत में अब क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ, जिसे ताज का शासन भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद का प्रत्यक्ष शासन भारत में प्रारंभ। अब चूंकि ब्रिटिश संसदों का प्रत्यक्ष शासन था, इसलिए बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त कर दिया गया। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये 1784 के एक्ट के तहत लाया गया था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया। भारतीय सचिव पद का नियुक्ति किया गया। अब क्या हुआ, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त कर दिया गया, तो भारत में अब शासन करने के लिए, अब भारत में नियंत्रण के लिए सचिव पद का नियुक्ति किया गया। ये सचिव पद ब्रिटिश मंत्री ही हुआ करते थे, जो ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायित्व होते थे। इस भारतीय सचिव की कार्यों की सहायता के लिए 15 सदस्य काउंसिल का गठन किया गया। इनकी सहायता से भारतीय सचिव भारत में कार्य करते। अब भारत की गवर्नर जनरल का नाम बदलकर इसे वायसराय किया गया और भारत के प्रथम वायसराय हुए लॉर्ड कैनिंग। इसे याद रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लॉर्ड कैनिंग। इसे याद रखने के लिए आप वायसराय को आप किंग समझ सकते हैं कि वायसराय मतलब किंग के समान ही है, तो किंग से बनता है निंग। इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे, किंग से बनता है निंग, तो लॉर्ड कैनिंग। भारत के शिक्षित वर्गों के द्वारा इस अधिनियम को मैग्ना कार्टा अधिनियम कहा गया। तो ये था 1858 का अधिनियम। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया। अब भारत में
सीधे ही ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर भारतीय सचिव पद की नियुक्ति की गई, जो कि ब्रिटिश मंत्री ही हुआ करते थे और वो ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायित्व होते थे। भारतीय सचिवों की सहायता के लिए 15 सदस्य काउंसिल का गठन किया गया, जिसकी सहायता से भारतीय सचिव भारत में कार्य करते थे। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया और भारत के प्रथम वायसराय हुए लॉर्ड कैनिंग। तो ये था 1858 का अधिनियम। अब देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1861। 1858 से ठीक 3 साल बाद ये अधिनियम लाया गया। क्यों लाया गया, चलिए देखते हैं इस अधिनियम में क्या है। भारत का विकेंद्रीकरण का शुरुआत हुआ। अब फिर से भारत का विकेंद्रीकरण की शुरुआत प्रारंभ किया गया। एक्ट 1773 के तहत जो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी था उसे बंगाल में मिला दिया गया था। अब पुनः उसका विकेंद्रीकरण किया गया। अब मुंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी को पुनः अधिकार दिया गया, जो अधिकार पहले प्राप्त था। कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्य भारतीयों को दिया गया। क्योंकि 1857 में क्रांति हुआ था, उसका प्रभाव अभी भी दिखाई पड़ रहा था, तो अंग्रेजों ने कार्यकारी परिषद में भारतीयों को भी स्थान देना शुरू किया। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अब देखिए, यहाँ पास बहुत ही महत्वपूर्ण चीज छुपा हुआ है। जो नियम संसदों के द्वारा बनाया जाता है उसे अधिनियम कहा जाता है। जब संसद नहीं चल रही होती है किसी कारणवश और जो नियम राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा बनाया जाता है उसे अध्यादेश कहा जाता है। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है वो शक्ति इसी अधिनियम से लिया गया है, 1861 के अधिनियम से। जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है वो भी अभी 6 माह तक ही वैध रहता है। विभागीय प्रणाली की शुरुआत प्रारंभ हुआ, अलग अलग विभागों में बांटा गया, बजट की अवधारणा लाया गया। जेम्स विलियम ने इसकी शुरुआत करी। इसको याद रखिए, जेम्स विलियम के द्वारा बजट की अवधारणा लाया गया। पुलिस प्रणाली का शुरुआत किया गया। क्योंकि 1857 की क्रांति हुआ था तो अंग्रेज अब नहीं चाहते थे कि इस प्रकार की कोई क्रांति हो। इसके लिए अंग्रेजों ने पुलिस प्रणाली की शुरुआत की। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1861। चलिए फिर से रिपीट करते हैं। भारत का विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। मुंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी को पुनः अधिकार दिया गया। कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्य भारतीयों को दिया गया। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। वायसराय की अध्यादेश 6 माह तक वैध रहता था। विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया गया, अलग अलग विभागों में बांटा गया। बजट की अवधारणा प्रारंभ हुई और पुलिस प्रणाली की शुरुआत हुई 1861 के अधिनियम के तहत। चलिए अब देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस समय सचिव पद पर मार्ले थे और वायसराय पद पर मिंटो थे, इसलिए इसे मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। इसे डिवाइड एंड रूल के नाम से भी जाना जाता है। फूट डालो और शासन करो। ये फूट किस किस के बीच डाला जा रहा था, तो ये फूट गरम दल और नरम दल के बीच और हिंदू व मुस्लिम के बीच डाला जा रहा था। इस अधिनियम के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया, जिससे कि हिंदू व मुस्लिमों के बीच फूट
डाला जा सके। मुस्लिम क्षेत्र में मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेगा और वोट भी मुस्लिम ही करेगा। ऐसा प्रावधान लाया गया जिससे कि हिंदू व मुस्लिमों के बीच फूट डाला जा सके। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत प्रारंभ की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक मिंटो को माना जाता है। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहला भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसे याद रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि दोबारा से क्रांति हो जिससे कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़े, इसलिए उन्होंने कार्यकारिणी परिषद में भी भारतीयों को स्थान देना प्रारंभ किया, जिससे कि अधिक से अधिक समय तक भारत में शासन किया जा सके। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने, मतदान देने का अधिकार और प्रस्ताव देने का अधिकार भी अब भारतीयों को दिया जाने लगा। इससे पहले 1861 में बजट की अवधारणा लाया गया था, लेकिन उसमें किसी भी भारतीयों को प्रश्न पूछने, मतदान करने और प्रस्ताव देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। अब इस अधिनियम के तहत 1909 अधिनियम के तहत अब भारतीयों को भी बजट पर पूरक प्रश्न पूछने, मतदान देने का अधिकार और प्रस्ताव देने का अधिकार दिया गया। तो ये था भारत परिषद अधिनियम 1909। चलिए फिर रिपीट करते हैं। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया। इसमें मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेगा और वोट भी मुस्लिम ही करेगा। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत यहीं से प्रारंभ हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक मिंटो को कहा जाता है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई और पहला भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने, मतदान करने और प्रस्ताव देने का अधिकार भारतीयों को भी दिया गया। अब देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू सचिव थे और जेम्स फोर्ड वायसराय थे। ये भारत में लागू होने वाला सबसे बड़ा अधिनियम है और महत्वपूर्ण भी। इस अधिनियम के तहत भारत में 2 सदनीय विधायिका की शुरुआत हुई, जैसे कि अभी वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और राज्यसभा हाउस ऑफ स्टेट। इसकी शुरुआत यहीं से ही प्रारंभ हुई 1919 से। शासन की शक्तियों को 2 सूची में बांटा गया, संघ सूची और प्रांत सूची। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित में महत्वपूर्ण चीजों को रखा गया, खास करके जो वित्तीय संबंधी थे उसे आरक्षित में रखा गया। इसे गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। और हस्तांतरित में जो विकास के कार्यों थे, जिसमें ज़्यादा कार्य करना पड़ता था, जिसमें ज़्यादा खर्चीला था, उसे हस्तांतरित पे रखा गया। जो आरक्षित था वे गवर्नर जनरल के अधीन थे, अंग्रेजों के अधीन थे, और हस्तांतरित थे इसे भारतीयों को दिया गया। प्रांतों का राजस्व केंद्रीय राजस्व से पृथक किया गया, जैसे कि अभी वर्तमान में भी है। प्रांतों का राजस्व अलग और केंद्र का राजस्व अलग। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत। अभी हमारे भारत में जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है इसकी शुरुआत यहीं से ही माना जाता है। महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया इस अधिनियम के तहत। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कैग, इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। कैग क्या होता है। सार्वजनिक द्रव्य का प्रहरी का गठन किया गया। इसी अधिनियम से ही हमारे भारत के संविधान में भी कैग को रखा गया है। चलिए एक बार पुनः से रिपीट करते हैं।
इसे मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत में लागू होने वाला सबसे बड़ा अधिनियम है। इसके तहत दो सदनीय विधायिका की शुरुआत की गई, जैसे कि अभी वर्तमान में है लोकसभा और राज्यसभा। शासन की शक्तियों को दो सूची में बांटा गया, संघ सूची और प्रांत सूची। यदि वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो केंद्र सूची और राज्य सूची। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत प्रारंभ हुई, आरक्षित और हस्तांतरित। प्रांतों का राजस्व केंद्रीय राजस्व से अलग किया गया। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत यहीं से प्रारंभ हुआ। महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और कैग का गठन किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये महिलाओं को मत देने का अधिकार, लोक सेवा आयोग का गठन, इसे ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1935। ये भारत में लागू नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, क्योंकि भारतीय संविधान का लगभग 70% इसी अधिनियम से ही लिया गया है। हमारे भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, इसमें से 250 अनुच्छेद इसी अधिनियम से ही लिया गया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये अधिनियम कितना महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान की दृष्टि से। चलिए इसे देखते हैं। ब्रिटिश रियासत व देसी रियासत को मिलाकर अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। ब्रिटिश प्रांत, जहां ब्रिटिशों का सीधा शासन था, उसे ब्रिटिश प्रांत कहा गया, और देसी रियासत जहां जहां भारत के राजाओं के द्वारा ब्रिटिशों के अधीन रहकर शासन किया जाता था, उसे देसी रियासत कहा गया। शासन की शक्तियों को सूचियों में विभाजित किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वर्तमान भारतीय संविधान में भी इसे रखा गया है। वर्तमान भारतीय संविधान में भी संघ सूची, जो जो शक्तियां केंद्र को प्राप्त है उसे संघ सूची कहा जाता है, और राज्य सूची जो शक्तियां राज्य को प्राप्त है, जिस पर राज्य नियम बना सकती है, उसे राज्य सूची कहते हैं। और समवर्ती सूची जिस पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों नियमें बना सकती है, उसे समवर्ती सूची कहा जाता है। हमारे भारतीय संविधान में भी इसे रखा गया है। केंद्र में दो सदनीय विधायिका की शुरुआत हुई, संघीय न्यायालय की गठन किया गया। इसके तहत दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण किया गया, जो कि वर्तमान में भी है। हमारे भारत में संघीय न्यायालय और दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंकों का गठन किया गया। म्यांमार, बांग्लादेश भारत से अलग हुआ और 1937 में चुनाव हुआ। 1935 में प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। तो ये था 1935 अधिनियम। चलिए एक बार पुनः रिपीट करते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का अधिनियम है। लगभग 70% अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से लिया गया है। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश रियासत व देसी रियासत को मिलाकर अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। शासन की शक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र में 2 सदनीय विधायिका का गठन किया गया, संघीय न्यायालय का गठन किया गया, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। तो ये था 1935 का अधिनियम। इसी वीडियो को एक बार पुनः रिपीट करिए, जिससे कि आपको अच्छे से तैयारी हो सके।
इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।